नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें कई सारी चीज़ें कवर की। ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना पढ़ रहे थे। सो इसमें आज जो है हम लोग पंजाब की विजय पढ़ने वाले हैं। तो कई सारी मिसल जो हैं हम लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं। उन मिसलों को एक बार अगर आप चाहें तो मैं रिपीट भी करा दूं कि वो मिसल कौन कौन सी थी। तो यहाँ पे देखेंगे, ये वो मिसल थी सिख, ये वो मिसल थी। इसमें जो है 12 सिख मिसलें थी। शुक्रचकिया मिसल थी, चरत सिंह भंगी मिसल थी जो कि छज्जा सिंह ने बनाई थी। अहलूवालिया मिसल थी जो कि जस्सा सिंह ने बनाई थी। सिंहपुरिया मिसल थी, नवाब कपूर सिंह ने बनाई थी। कन्हैया मिसल थी, जय सिंह ने बनाई थी। फुलकिया मिसल थी, संधू जाट चौधरी ने बनाई थी। और रामगढ़िया मिसल थी, जस्सा सिंह रामगढ़िया ने बनाई थी। करोड़ खिंदिया मिसल थी, बघेल सिंह ने बनाई थी। निशान वालिया मिसल थी, सरदार संगत सिंह ने बनाई थी। शहीदी मिसल थी, बाबा दीप सिंह ने बनाई थी। नक्की मिसल थी, हीरा सिंह ने बनाई थी। बुले वालिया मिसल थी, गुलाब सिंह ने बनाई थी। ये सिख गुरु थे 10, जिसमें जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी थे। 1469 से 1539 ईस्वी तक ये इनका समय रहता है और ये सिख धर्म के संस्थापक थे। इसके बाद गुरु अंगद आते हैं। 1539 से 1552 ईस्वी तक इनका समय काल रहता है और ये गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अमरदास इसके बाद आते हैं 1552 से 1574 ईस्वी तक। सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण इन्होंने किया था। रामदास आते हैं 1574 से 1581 के बीच में। अमृतसर के संस्थापक थे ये। अर्जुन दास आते 1581 से 1606 ईस्वी तक। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमिंदर साहिब का निर्माण इन्हें जहांगीर ने फांसी दी थी। इसके अलावा गुरु हरगोविंद आते हैं 1606 से 1645 ईस्वी। अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक लड़ाकू जात में बदला। हरराय सिंह जो है 1645 से 1661 ईस्वी तक उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। हरकिशन सिंह जो हैं ये 1661 से 1674, अल्पवयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी तक खालसा सेना का संस्थापक तथा धर्माचार्य पाहुल का प्रवर्तन। तो एक बार हम इनको क्वेश्चंस में डिवाइड कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक देव थे। ठीक है। इसके अलावा गुरमुखी लिपि के जनक कौन थे। तो अंगद थे। सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किसने किया था। गुरु अमरदास ने किया था। अमृतसर के संस्थापक कौन थे। गुरु रामदास थे। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने कराया था। अर्जुन दास ने कराया था। जहांगीर ने फांसी किसको दी थी। गुरु अर्जुन दास को दी थी। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी। हरगोविंद सिंह ने की थी। उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया। अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में किसने भेजा। तो हर्राय ने। अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु किसकी हो गई थी। हरकिशन की, गुरु हरकिशन। औरंगजेब द्वारा फांसी किसको दी गई। तेग बहादुर। खालसा सेना का संगठन तथा धर्माचार्य पाहुल का प्रवर्तन कौन था। गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गुरु थे। सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा है पंजाब। पंजाब की विजय पढ़ने वाले हैं। पंजाब की विजय पढ़ने से पहले हमने थोड़ा रिकैप किया कि जो चीज़ें जरूरी थी। तो पंजाब में हमने बताया कि महाराणा रणजीत सिंह के अधीन था, या हम कह सकते महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। अब एक ही प्रमुख भारतीय राज्य पंजाब जो है वो स्वतंत्र रह गया था और यह महाराजा रणजीत सिंह के अधीन था। रणजीत सिंह ने एक छोटी मिसल में 1792 ईस्वी में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि
अंग्रेजों से कौन सा राज्य जो है वो स्वतंत्र रह गया था? तो पंजाब रह गया था। और पंजाब किसके अधीन में था? तो महाराणा रणजीत सिंह के अधीन में था। रणजीत सिंह ने एक छोटी मिसल में 1792 में अपनी सत्ता स्थापित की थी। रणजीत सिंह ने 1798 ईस्वी में सतलज के पश्चिमी इलाकों की मिसलों को संगठित किया। 1801 ईस्वी में इन मिसलों ने उसे पंजाब का महाराजा मान लिया। तो रणजीत सिंह ने जो है 1798 में क्या किया था? सतलज के पश्चिमी इलाकों की मिसलों को संगठित किया था। ठीक है, तो सतलज के पश्चिमी इलाकों की मिसलों को संगठित किसने किया था? रणजीत सिंह ने। ठीक है, तो फिर से महाराजा रणजीत सिंह ने जो है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि सतलज के पश्चिमी इलाकों की मिसलों को संगठित किसने किया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने। या क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि महाराजा रणजीत सिंह ने सतलज की पश्चिमी इलाकों की मिसलों को कब संगठित किया था? तो 1798 में। 1801 में इन मिसलों ने उसे पंजाब का महाराजा मान लिया। और 1801 में जो है, जो ये मिसल संगठित की जाती हैं, इन्होंने रणजीत सिंह को जो है महाराजा मान लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मिसलों ने महाराजा रणजीत सिंह को राजा कब मान लिया? तो 1801 में। रणजीत सिंह ने अपने राज्य का विस्तार पेशवा, मुल्तान, कश्मीर आदि पहाड़ी क्षेत्रों सहित एक विशाल क्षेत्र में कर लिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि रणजीत सिंह ने जो है अपने राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक कर लिया था? रणजीत सिंह ने जो है अपने राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ किया था? तो पेशावर, मुल्तान और कश्मीर। पेशावर, मुल्तान और कश्मीर, याद रखना है, पेशावर, मुल्तान और कश्मीर। अपनी सेना को आधुनिक ढंग से संगठित और सुसज्जित करने के लिए यूरोपियों की सेवाएं प्राप्त की। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि महाराजा रणजीत सिंह ने जो है सेना को आधुनिक ढंग से संगठित और सुसज्जित करने के लिए किन की सेवाएं प्राप्त कर रहे थे? तो यूरोपियों की सेवाएं प्राप्त कर रहे थे, उसमें फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह के साथ एक मैत्री संधि की। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ मैत्री संधि कब की? तो 1809 में। इसके अलावा 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद स्थिति बदल गई। तो क्वेश्चन फिर बन जाएगा कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 1839 में। डलहौजी की राज्य अधिग्रहण नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते थे। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? तो अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति। तो 1848 से 1856 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। तो लॉर्ड डलहौजी पहली चीज तो था कौन? तो यहाँ पे बन जाएगा कि वो गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। ठीक है, या ये बनेगा कि लॉर्ड डलहौजी क्या बनकर भारत आया था? तो गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। ठीक है, या क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी भारत कब आया? तो 1848 में भारत आया। उसने घोषणा की कि भारत के सभी देशी राज्यों का अधिग्रहण अब कुछ ही समय की बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या घोषणा की, या लॉर्ड डलहौजी ने अनाउंसमेंट क्या किया। ठीक है, तो भारत के सभी देशी राज्यों का अधिग्रहण अब कुछ ही समय की बात है। डलहौजी बिल्कुल विपरीत प्रकृति का व्यक्ति था, अर्थात यदि उससे कोई उचित बहाना मिलता तो वह राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेता था। तो क्या कहता है? डलहौजी बिल्कुल विपरीत प्रकृति का व्यक्ति था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा क्या बनेगा कि डलहौजी किस प्रकार का व्यक्ति था? तो विपरीत मतलब अपोजिट मैन था। यदि उससे कोई उचित बहाना मिलता तो राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेता था। उसकी विलय नीति शक्ति पर आधारित और शांतिपूर्ण दोनों प्रकार के थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि डलहौजी की विलय नीति किस प्रकार की थी? तो शक्ति पर भी आधारित थी और शांतिपूर्ण दोनों। ठीक है, शक्ति पर आधारित थी या तो समझौता कर लेते, दोनों चीजों पे वो राजी हो जाता था। अगला है डलहौजी की हड़प नीति। तो अवध कुशासन का आरोप लगाया जाता है। तो क्वेश्चंस जितना बनाएंगे उतना आसान हो जाएगा कि डलहौजी ने जो है अवध को कैसे हड़पा, तो कुशासन का आरोप लगाकर।
पंजाब पेगू, जिसे वर्मा सिक्किम और लोअर, पंजाब पेगू सिक्किम लोअर विलय के अधिकार द्वारा इसको जो है अपने में मिला लेता है। सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। सतारा, जैतपुर, संभल, सतारा, जैतपुर, संभल, सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर व्यपगत के सिद्धांत द्वारा जो है इसको भी मिला लेता है। तंजौर व कर्नाटक नवाबों की उपाधियां छीन ली गईं। तंजौर और कर्नाटक में क्या हुआ, नवाबों की उपाधियां छीन ली गई। तो ये कुछ चीजें हैं। अवध में क्या है, कुशासन का आरोप लगा देता है कि तुम लोग शासन ठीक से नहीं चला पा रहे हो। पंजाब पेगू सिक्किम लोअर में विलय के अधिकार द्वारा ये कर लेता है। सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर व्यपगत के सिद्धांत द्वारा इसे मिला लेता है। तंजौर व कर्नाटक नवाबों की उपलब्धियां छीन ली गई। ठीक है। डलहौजी की नीति का उद्देश्य भारत से ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना था। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनेगा, डलहौजी की नीति का उद्देश्य क्या था। तो भारत से ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना था। भारत से ब्रिटेन का निर्यात। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया उसे राज्य विलय सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। क्वेश्चन क्या बनेगा, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया उसे क्या कहा जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया उसे क्या कहा जाता था। दोबारा सुन लो, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया उसे क्या कहा जाता था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। राज्य विलय सिद्धांत के अनुसार, अब यहाँ पे देखिए राज्य विलय सिद्धांत क्या है, यहाँ पे क्लियर किया गया है। यदि किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य के शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकार के हो जाएं तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि उत्तराधिकारी गोद लेने के विषय में अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त नहीं होगी तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो एक राजा है और उस राजा के कोई संतान नहीं है, अगर वो राजा मर जाता है तो उसको अंग्रेजी राज्य, उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। अगर मान लो वो अंग्रेजों से सहमति लेता है कि हम दत्तक पुत्र का ले लें, तो कई बार सहमति मिल भी जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अंग्रेज जो है एक संधि कर लेते हैं, कोई ना कोई संधि वो लोग करते होंगे। खैर ऐसा कहीं पढ़ा नहीं अभी हमने। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो वो बिना अंग्रेजों की अनुमति के कोई दत्तक पुत्र लेते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। इसी केस में आपको याद होगा रानी झांसी वाले केस में यही हुआ था कि उनका एक दत्तक पुत्र था, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना कि वो इस राज्य का उत्तराधिकारी है। 1848 में सतारा, अब यहाँ पे देखिए 1848 में सतारा, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर समेत अनेक राज्यों पर इसी सिद्धांत के अनुसार अधिकार कर लिया गया। तो राज्य विलय सिद्धांत में जो है इन तीन राज्यों पर लगाया गया, सतारा, झांसी, नागपुर। सतारा, झांसी, नागपुर याद रखिए, सतारा, झांसी, नागपुर। 1848 में सतारा, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर। 48, 53, 54, 48, 53, 54, 48, 53, 54, 48 में सतारा, 53 में झांसी, 54 में नागपुर। 48 में सतारा, 53 में झांसी, 54 में नागपुर समेत अनेक राज्यों का सिद्धांत, इसी सिद्धांत के अनुसार अधिग्रहण कर लिया गया। नागपुर का विलय करते समय राजा की निजी संपत्ति कंपनी ने ले ली। अब नागपुर का जब विलय हुआ तो राजा की निजी संपत्ति भी कंपनी ने ले ली थी। डलहौजी ने भूतपूर्व शासकों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया। इसी क्रम में उसने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब की पेंशन रोक दी। कर्नाटक व सूरत के नवाबों और तंजौर के राजा की उपाधियां छीन ली। तो यहाँ पर जो है डलहौजी ने क्या कहा कि जो भूतपूर्व के
शासक हैं, मतलब जो पहले से राजा थे उनकी जो पेंशन आ रही थी वो भी बंद कर दी। इसके अलावा जो पेशवा बाजीराव थे उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, ठीक है, गोद लिए हुए पुत्र थे, उनकी भी पेंशन रोक देता है। कर्नाटक और सूरत के जो नवाब होते हैं और तंजौर के जो राजा होते हैं उनसे उपाधियां छीन लेता मतलब वापस ले लेता है। अवध के कई उत्तराधिकारी थे, अवध के जो नवाब थे उनके कई उत्तराधिकारी थे, इसलिए उस पर राज्य विलय का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने के विचार का बहाना बनाया। तो उसने क्या, कुशासन का आरोप लगा दिया कि यहाँ पे शासन ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इसे हड़प रहा है। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य देखिए कौन थे, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ठीक है। तो सतारा कब है, 1848 में, सतारा 1848 में। तो पहले तो नाम याद कर लो, सतारा, जैतपुर, संभल, उदयपुर, झांसी, नागपुर। सतारा, जैतपुर, संभल, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ठीक है। सतारा, जैतपुर, संभल, उदयपुर, झांसी, नागपुर। सतारा, जैतपुर, संभल, उदयपुर, झांसी, नागपुर। कोई ट्रिक बन सकती है तो बना सकते हो। सतारा कब है, 1848 में। जैतपुर कब है, 1849 में। संभलपुर कब है, 1849 में। उदयपुर कौन है, 1852 में, सॉरी कब है, 1852 में। झांसी 1853 और नागपुर 1854। नवाब वाजिद अली शाह जो हैं, कहते हैं नवाब वाजिद अली शाह पर आरोप लगाया गया कि उन्हें अपना शासन ठीक से नहीं चलाया, उन्होंने अपना शासन जो है ठीक से नहीं चलाया और सुधार लागू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसके राज्य को कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में हड़प लिया गया। तो नवाब वाजिद अली शाह जो थे इन पर कौन सा आरोप लगता है, कुशासन का आरोप लगता है। याद रखना कि नवाब वाजिद अली शाह पर जो है आरोप लगता है वो कुशासन का आरोप लगता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। नवाब वाजिद अली शाह पर कौन सा आरोप लगता है, कुशासन का आरोप लगता है। और ये भी कहा जाता है कि सुधार लागू करने को कहा गया लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, और कुशासन का आरोप लगाकर 1556 में जो है जमीन हड़प ली जाती है। डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, ठीक है। डलहौजी ने PWD, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है, PWD, पब्लिक वेलफेयर डेवलपमेंट। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। 1854 में गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोला गया और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कब कराई गई, 1854 में। और गंगा नहर को सिंचाई के लिए कब खोला गया, 1854 में। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कब कराई गई, 1854 में। गंगा नहर को सिंचाई के लिए कब खोला गया, 1854 में। कुशासन के आरोप नवाब वाजिद अली शाह पर कब लगा, 1856 में लगाकर, और वो उनका राज्य ले लिया जाता है। PWD की स्थापना किसने की, लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये भी याद रखना कि PWD की स्थापना किसने की, लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में रेलवे का जनक जो है वो भी लॉर्ड डलहौजी ही माना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में रेलवे का जनक कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है। और पहली जो ट्रेन चलाई गई वो 1853 में चलाई गई, ठीक है। तो भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई, 1853 में। बम्बई से ठाणे एक जगह है। 1853 ईस्वी में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई। 1853 में जो पहली तार लाइन जो है वो कलकत्ता से आगरा शुरू की गई। तो प्रथम तार लाइन कब शुरू की गई, 1853 में। 1854 में जो है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। इसी समय भारत में पहली बार डाक जारी किया गया, ठीक है। 1854 में क्या हुआ, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जारी किया गया। तो डेट्स कुछ याद रखनी है। 1848 में सतारा को पर कब्जा कर लिया, सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। 1849 में जैतपुर को, 1849 में संभलपुर को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1853 में पहली रेल चलाई गई,
ठीक है, बम्बई से ठाणे। और 1854 में जो है गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोला गया। 1854 में ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई। 1853 में जो है प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी। ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद जो है एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और उनका प्रभाव। ठीक है, आने वाले समय में हम लोग बहुत ही जल्द आधुनिक भारत का इतिहास खत्म करने वाले हैं। उसके बाद आप जो भी बताएंगे वो शुरू करेंगे आधुनिक भारत के बाद, जो जो भी आपको चाहिए। ठीक है।